हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 16 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 16 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम में अपडेट कर दी गई है। आप जाकर के पर डे की पीडीएफ करंट अफेयर की टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और कल और परसों दोनों के रिवीजन हम कर लेते हैं क्योंकि कल रिवीजन नहीं हो पाया था। किस राज्य ने जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने, काफ़ी विवादों में है। विश्व का सबसे गहरा पुल जीप डाइव पुल ये खोला गया है दुबई में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना पटना में की जानी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में होगा और ये इसका चौथा एडिशन होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 जो कि पूरी ओडिशा में शुरू हो चुकी है। फिर अगला है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति बने हैं रिचर्ड ब्रैनसन। इनकी प्राइवेट स्पेस कंपनी है, वर्जिन नाम है इसका। 53 ईयर बाद किस देश ने इंग्लैंड को हरा करके यूरो कप 2020 अपने नाम किया है? इटली ने। T20 फॉर्मेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति ई वाहन नीति 2021 की घोषणा महाराष्ट्र ने की है। अब कल के मैं आप लोगों के 2 डाउट क्लियर कर देती हूँ। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सभी इस्तान कंट्रीज शामिल है तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के। तो देखिए, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान इन 2 कंट्रीज़ को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी इस्तान कंट्रीज़, इसके अलावा इंडिया, चाइना और रशिया, ये 8 कंट्रीज़ हैं SCO का हिस्सा। दूसरा कन्फ्यूज़न आप लोगों को ये है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है सिरिसा बांदला या तीसरी महिला बनी है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सिरिसा बांदला है ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है। इसे आप समझेंगे। देखिए, पहली तो है कल्पना चावला जिनका जन्म भारत में हुआ था। अब ये दूसरी बनी है सिरिसा बांदला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुनीता विलियमसन ये कहाँ गई? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सुनीता विलियमसन, इनके जो पिताजी थे ये 1964 में ही भारत से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और 1965 में अमेरिका में जन्म हुआ था सुनीता विलियमसन का। तो इनका जन्म भारत में नहीं हुआ है। भारत में आप कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली ये तीसरी भारतीय तो बनी है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी ये दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। आई होप आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जानी है महाराष्ट्र में। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में महाराष्ट्र ने अपनी E-व्हीकल पॉलिसी 2021 की घोषणा कर दी है। साथ ही कुछ समय पहले ही ऐसी ही ई-वाहन नीति गुजरात लेकर के आ गया है। दिल्ली ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। केंद्र सरकार की जो फेम 2 योजना है, फेम यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, कहने का मतलब है, देखिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, पेट्रोल तेल की कीमतें ये तो आप जान ही रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। और भविष्य में यदि देखा जाए तो भारत ही नहीं, विश्व के जो देश हैं जो कि कार्बन से प्रदूषण फैला रहे हैं, कार्बन का उत्सर्जन जिन देशों में ज़्यादा है वे इस तरह की पॉलिसीज़ अपना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लें तो ब्रिटेन ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी है कि आने वाले सालों में, मतलब कि 2030 से हम अपने देश में पेट्रोल और डीजल कारें ये पूरी तरह से बंद कर देंगे। और भी कई कंट्रीज़ हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है। तो भारत सरकार भी क्या चाह रही है कि भारत में पेट्रोल और डीजल कारें ये धीरे धीरे कर करके बंद की जाएं। और इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। तो ये जो भारत का सबसे बड़ा ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन है, इसकी क्षमता की यदि हम बात करें तो देखिए, इस स्टेशन में कुल मिलाकर के 21 EV चार्जर है जिसमें 4 DC फास्ट चार्जर लगा हुआ है। 45 से 1 घंटे में ये वाहनों को चार्ज कर सकता है, जिनकी क्षमता 15 से 50 किलोवाट तक की है। तो यहाँ से तो आप लोगों को केवल यही याद रखना है कि यह है देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन। स्थापना हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है नागपुर। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी जी, इन्होंने इसी नागपुर से भारत के पहले निजी LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र के ही पुणे में देश का सबसे बड़ा
सोलर कारपोर्ट इसकी स्थापना की गई। जैसे कि एयरपोर्ट होता है या बंदरगाह जहाँ जहाज आकर के खड़े होते हैं, सेम उसी तरह से ये है कारपोर्ट जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, स्थापना की गई है पुणे में। तो ये कुछ पहले हैं जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, ताकि जो पेट्रोल डीजल है जिसका इस्तेमाल हम भारी मात्रा में करते हैं, धीरे धीरे उसे कंट्रोल किया जा सके। और जो समस्या आजकल पैदा हो रही है जलवायु परिवर्तन की, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये भी बढ़ रही है, इसे देखते हुए ये कुछ प्रयास है जो कि किए जा सकते हैं। तो यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है। कहने का मतलब है कि पूर्वोत्तर भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव किया है, तो ये राज्य है असम। और ऐसा नहीं कि असम इस तरह का कानून लाने वाला पहला राज्य है। असम के अलावा यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश योजना। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सड़क पर घूमती जो आवारा गायें हैं जिनका कोई मालिक नहीं है, ये यूं ही घूम रही है, तो उनकी रक्षा करने के लिए यानी कि देखभाल करने के लिए जो भी व्यक्ति उनकी देखभाल करेगा उसे मंथली पैसे की सहायता दी जाएगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मध्य प्रदेश का आप लोगों को मालूम ही है, गौ कैबिनेट का गठन करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। कर्नाटक गवर्नमेंट की भी ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो कि जानवरों के हित में लाई गई हैं। तो ऐसी ही योजना असम गवर्नमेंट लेकर के आया है ताकि मवेशियों की रक्षा यहाँ की जा सके। तो देखिए, ऐसा प्रस्ताव लाने वाला ये पूर्वोत्तर भारत का यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य ये ऐसा पहला बन गया है। असम की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं हेमंता बिश्वा, राज्यपाल है जगदीश मुखी। और असम का 7वां नेशनल पार्क ये बना है देहिंग पटकाई, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इसकी आधारशिला असम के जोगी गोपा में ही रखी गई है। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है मवेशियों के देखभाल की, मतलब कि इनके लिए लाई गई किसी अच्छी योजना की। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला तो ये है कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो ओडिशा गवर्नमेंट है इसके द्वारा जानवरों के हित के लिए लॉकडाउन चल रहा था, तो इन्हें प्रॉपर चारा वारा मिल सके, इन्हें भी खाने का सामान मिल सके, इसके लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने अलग से पशुओं के लिए धन आवंटित किया था, जिसके लिए इन्हें मतलब कि नवीन पटनायक को पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया था। साथ ही आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है इन्होंने पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की। जैसे इंसानों के लिए एम्बुलेंस होता है, सेम वैसे ही पशुओं के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ बात की जा रही है पूर्वोत्तर भारत के पहले राज्य की। तो ऑप्शन भी मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं जिससे कि आप कुछ ना कुछ रिलेट कर सकते हैं। हालांकि ये पूर्वोत्तर का नहीं है, लेकिन लगभग आप कह सकते हैं। बिहार में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया गया है नालंदा जिले में। भारत का पहला ग्लास ब्रिज पूछा जाए तो यह है ऋषिकेश में। यदि हम बात करें मेघालय की, ये भी पूर्वोत्तर भारत का ही राज्य है और ये पूर्वोत्तर भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जहां खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ये ओपन किया जा रहा है। यदि हम बात करें त्रिपुरा की, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पूर्वोत्तर भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये इसी त्रिपुरा में ओपन किया गया। यदि हम बात करें असम की, तो पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल यानी कि काऊ हॉस्पिटल ये इसी असम में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा ने अपना पहला मिशन लॉन्च करने का फैसला किया है। इस मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है मिशन लूसी। आप लोग ये सौरमंडल देख रहे होंगे, इसमें यदि आप देखेंगे तो ये है मंगल और ये है बृहस्पति। बृहस्पति के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की, जिसके अध्ययन करने के लिए नासा किसे भेज रहा है? अपना एक मिशन जिसका नाम है लूसी। एक और क्षुद्र ग्रह जो कि अभी चर्चे में था, मैंने आप लोगों को बताया था, बेन्नु क्षुद्र ग्रह। इस पर भी रिसर्च करने के लिए नासा अपना मिशन भेज चुका है और ये अपने जो सैंपल है ये भी पृथ्वी पर भेजना शुरू कर चुका है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये किन दो ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। बृहस्पति जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो इसमें रिसर्च करने के लिए नासा अपना ये मिशन भेज रहा है जो कि इसी साल यानी कि 2021 में लॉन्च होगा।
अब यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें जो कि कहीं ना कहीं नासा से ही रिलेटेड है, नासा के किसी मिशन से रिलेटेड है, मिशन परसिवरेंस, तो नासा का जो मंगल मिशन था इसमें जिस रोवर का इस्तेमाल किया गया था इसका नाम परसिवरेंस ही था, जबकि जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेन्यूटी। लूसी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। प्लांट हैबिटेट 02, तो नासा के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है केट रूबिन्स। जो केट रूबिन्स हैं इन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार मूली की फसल उगाई थी और ऐसी उपलब्धि पहली बार हासिल की गई थी। इस मिशन को नासा के द्वारा नाम दिया गया था प्लांट हैबिटेट 02। तो ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी मेहनत क्वेश्चन सेट करने में नहीं लगती उससे कहीं ज़्यादा ऑप्शन सेट करने में लगती है, ताकि मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं से रिलेट करके सारी चीज़ें, सारे फैक्ट बता सकूं। तो यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और लाइक तो करना ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू हाथी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। अब ये चर्चे का विषय क्यों रहा है? तो देखिए, ये जो अभयारण्य है जिसका नाम है लेमरू, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल है ये घटा दिया गया है। घटा दिया गया है कहने का क्या मतलब है? तो देखिए, पहले जो इसे एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए, ये था 1995 वर्ग किलोमीटर। इसे ही घटा करके अब कितना कर दिया गया है? 450 वर्ग किलोमीटर। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, कहने का मतलब है कि ये जो एरिया है जहाँ ये हाथी पाए जाते हैं, जहाँ ये हाथी अभयारण्य है, इस इलाके में कोयले के भारी भंडार होने की संभावना ये बताई गई है, जिसके कारण सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि इनका ये जो एरिया है इसे समेटा जाए। इनके एरिया को आधा करते हुए अब यहाँ खनन का कार्य किया जाएगा, मतलब कि यहाँ कोयला निकाला जाएगा। तो बहुत सारे जो पर्यावरणविद है ये इसका विरोध भी कर रहे हैं कि क्या हाथियों के जीवन से भी इम्पॉर्टेंट है खनिज निकालना। जैसे एक और घटना आप रिलेट कर सकें यदि, तो मध्य प्रदेश का जो छतरपुर इलाका है, छतरपुर में जो बक्सवाहा के जंगल है, बक्सवाहा के जंगल, यहाँ भी क्या हुआ है कि हीरे के भंडार पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई थी, जिसके बाद से यहाँ हजारों की संख्या में पेड़ काटे जाने थे। लोगों ने एक कैंपेन भी चलाया, सेव बक्सवाहा कैंपेन। हो सकता है आप लोगों को याद आ गया हो। सेम उसी तरह से अब यहाँ खनन कार्य के लिए इस हाथी अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है ये घटाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि कोयला मंत्रालय ने 2020-21 में अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसके अनुसार कोयला उत्पादन के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये छत्तीसगढ़ है। हो सकता है ये टॉप पर हमेशा बने रहना चाहता है, इसलिए इसने वन्य जीवों का ख्याल नहीं किया है और इनके क्षेत्रफल को घटा दिया है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। भारत का पहला गार्बेज कैफे ये इसी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही स्थापित किया गया है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य है ये भी छत्तीसगढ़ बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो देखिए, हमारे जो विदेश मंत्री हैं ये कुछ समय पहले ही अफ्रीकी देश केन्या की यात्रा पर गए थे। इसके बाद कल मैंने आप लोगों को बताया था ताजिकिस्तान की यात्रा पर गए हैं, और अभी ये थे जॉर्जिया में, मतलब कि तो जॉर्जिया में इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, देखिए कल जब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो यूएसएसआर था ये 1991 में 15 देशों में टूट गया था। तो जब ये 15 देश टूटे थे, इसमें से एक जॉर्जिया भी था। यहाँ से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि यूएसएसआर के विघटन के बाद जब जॉर्जिया बना था, उसके बाद से यदि देखा जाए तो पहले भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा है जॉर्जिया में, जो कि हैं एस जयशंकर। इन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। यदि हम बात करें जॉर्जिया की, ये है जॉर्जिया की लोकेशन। यहाँ आप ये याद रखेंगे कि ये ब्लैक सी से सीमा साझा करता है, कैस्पियन सी से नहीं करता। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तो ये है तिब्लिसी, करेंसी है लारी। तो आप कह सकते हैं कि भारत और जॉर्जिया के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये यात्रा रही है। अब जॉर्जिया की यदि हम बात करें तो देखिए, इसकी रशिया से नहीं बनती है, क्योंकि जब से ये रशिया से मुक्त हुआ था तब से रशिया और जॉर्जिया के बीच अनबन चली आ रही थी। तो सवाल ये भी बनते हैं कि क्या भारत रशिया को जलाने के लिए यहाँ गया था? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमसे जलता है उसे जलाने में बड़ा मजा आता है। तो हो भी क्यों ना भैया, जो रशिया है ये भी तो चाइना के साथ अपनी बढ़त बना रहा है, तो हो भी क्यों ना भारत भी गया है जॉर्जिया। अब देखना ये होगा कि यहाँ से भारत के संबंध किस दिशा में पहुँचते हैं।
क्या चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। फिलहाल इनकी ये जो यात्रा रही है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप जिसका नाम है भीम यूपीआई, इसे पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है भूटान में। हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने इसकी लॉन्चिंग की है। तो यदि हम बात करें सबसे पहले तो भीम की फुल फॉर्म बनती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और कई बार एग्जाम में यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो भीम यूपीआई की स्थापना ये की गई थी 2016 में। अच्छा, यहाँ यूपीआई की बात की ही जा रही है तो एक और कंपनी का नाम आप रिलेट कर सकते हैं जो कि चर्चे में रही है, दैट इज़ फ़ोनपे। हाल ही की न्यूज़ है कि यूपीआई पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने वाली भारत की पहली कंपनी ये फ़ोनपे ही बनी थी। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं भीम यूपीआई के बारे में, जो कि पहली बार लॉन्च किया गया है भूटान में। भूटान की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी थिम्पू, करेंसी है नगुलतरम, और कल मैंने आप लोगों को यहीं पास लोकेशन बताई थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जो कि आप देख पा रहे हैं मात्र 22 किलोमीटर का ये क्षेत्र है जो कि शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से कनेक्ट करता है। डोंगलाम रीजन, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, भूटान में स्थित है, विवादों में रहा था। अगला क्वेश्चन है, 2026 में होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। कब करेगा? 2026 में। अच्छा, और भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट है क्या जो कि भारत होस्ट करने जा रहा है? तो बिल्कुल है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप। कब होने हैं? 2023 में। इसे होस्ट करेगा भारत। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है, हॉकी मेंस वर्ल्ड कप, ये भी भारत में होने हैं 2023 में। ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला, यहाँ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख ने 2025 तक स्वयं को, यानी कि लद्दाख तो खुद में ही यूटी है, खुद को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता भी हाल ही में किया गया है सिक्किम के साथ, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं सिक्किम ये भारत का पहला, यानी कि जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके बाद हाल ही में कौन बना है? लक्षद्वीप, सिक्किम के बाद दूसरा, और ये पहला ऐसा यूटी है 100% ऑर्गेनिक बन चुका है। तो लद्दाख ने समझौता किया है सिक्किम के साथ ताकि ये 100% ऑर्गेनिक बन सके। टारगेट रखा गया है 2025 तक का। ये जो टारगेट है ये 3 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा, मतलब कि पहले चरण में कुछ गांव लिए जाएंगे, फिर दूसरे चरण में, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम में जो रासायनिक उर्वरक हैं और जो कीटनाशक हैं इनकी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध है। और ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जैविक खेती होती क्या है, मैंने आप लोगों को समझाया भी था। ऐसी खेती जिसमें कि जो कीटनाशक और उर्वरक होते हैं इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती होती है, यही है जैविक खेती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये भी हाल ही में बनाई गई है तापसी पन्नू। वोग जो कि एक आई वेयर ब्रांड है, इसी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में तापसी पन्नू की नियुक्ति की गई है। एक और आई वेयर ब्रांड मुझे याद आ रहा है जिसका नाम है ओकले, और इस ओकले आई वेयर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले ही क्रिकेटर रोहित शर्मा बनाए गए थे। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ये जो विद्या बालन है, हाल ही में जो गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज है इसका नाम विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। अभी लास्ट ईयर जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत ने जीता है। दीपिका पादुकोण की यदि हम बात करें तो भारत सरकार का एक अभियान है जिसका नाम है भारत की लक्ष्मी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु, ये दोनों ही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं पीयूष गोयल, जो कि पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब रेल मंत्री कौन बन गए हैं? अश्विन वैष्णव। तो पीयूष गोयल ये बने हैं राज्यसभा में सदन के नेता, और इन्होंने स्थान लिया है थावर चंद गहलोत का, क्योंकि थावर चंद गहलोत इन्होंने भी हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। तो सदन के नेता ये बने हैं पीयूष गोयल। जो सदन का नेता होता है ये सदन में सरकारी बैठकों और कार्यों के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। वैसे ही आप रिलेट कर सकते हैं, हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता ये बनाए गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने स्थान लिया था गुलाम नबी आज़ाद का। वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा में जो पदेन सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर क्या था? पटना।
अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, एनटीपीसी के द्वारा देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।